नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे और पढ़ाई भी आपकी एकदम से ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने SSC GD के लिए जिस सौर सीरीज की शुरुआत की थी, आज मैं उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आया हूँ। और ये ओनली SSC GD के मतलब से नहीं है, यह यूपी पुलिस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी पुलिस का पेपर भी 17 और 18 में होना है, तो आप अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हो तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस सेट SSC GD के साथ साथ यूपी पुलिस के लिए भी काफी लाभदायक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस सेट की। पहला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 3627 में जोड़ने पर वह 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भाई जोड़ना किस में है? जोड़ना है 3627 3627 में जोड़ने पर, अगर हम इस 2627 में ऐसी कौन सी संख्या इन चारों ऑप्शनों में हमें दिया गया है, 93 है, 39 है, 27 है और 72 है, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये संख्या 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप समझिए इस बात को कि कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित होती है? जब उसका इकाई अंक 0 या 5 हो। ये सब बच्चों को पता होगा कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित होने के लिए उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। तो आप जरा इनको ऑप्शन से चेक करें। क्या आप, जैसे अगर मैं चौथे ऑप्शन को रखता हूं, इसमें अगर आप 72 जोड़ोगे तो इकाई अंक यहां कितना हो जाएगा? आप जैसे इकाई अंक इसका 2 है और इसका कितना है 7, इकाई अंक इसका 9 बन जाएगा। ठीक है भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं 27 जोड़ने पे, तो इसका इकाई अंक 7 है और इसका कितना है 7, 7 और 7 14, इकाई अंक 4 हो जाएगा। और हमें इकाई अंक क्या चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 9 रखोगे तो 9, 7, 16 हो जाएगा इकाई अंक, ये भी ऑप्शन हट गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा 93। जैसे ही हम इसमें 93 जोड़ेंगे, कितना 93 जोड़ेंगे तो यहाँ इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 7 और 3 10, हासिल 1, 3 और 9 12, हासिल 1 7। तो वह जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? 3720। तो 93 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को। और अदरवाइज हम क्या करेंगे कि अगर इसे बेसिक से करना है तो हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? 4, 5, 6 और 8। ठीक है भाई, इन तीनों का एलसीएम कितना आता है? 24। 8, 6 और 4 का एलसीएम क्या? 24, क्योंकि 24 में तीनों का भाग जाता है। ठीक है, और 5 से गुणा कर दोगे, 5 रह गया, तो एलसीएम आ गया कितना? 120। कितना आया एलसीएम? 120। अब एलसीएम 120 आया, तो अब क्या करेंगे? क्योंकि हमें इस संख्या में जोड़ना है तो इस संख्या को डिवाइड करना शुरू कर देंगे। 3627 को कितने से डिवाइड करेंगे? 120 से। तो 120 दिया कितना हो जाएगा? 360। ठीक है भाई, बचेगा कितना? 2। और यहां 7 उतारोगे, भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ जाएगा। तो अब यहां कितना है भाई? 27 है। और अगर यहां पे 120 होता तो यहां भाग पूरा पूरा चला जाता। तो भाई कितना कम पड़ रहा है? तो 27 को 120 में से माइनस करेंगे तो कितना कम पड़ रहा है? 93। कितना कम पड़ रहा है? 93। अगर यहां 93 और हमारे पास होता तो 120 का भाग पूरा पूरा चला जाता। तो इसीलिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 93। तो अगर हम जनरली यूनिट डिजिट से चेक करना चाहें तो वो बढ़िया है, क्योंकि हमें ये पता है बात कि 5 से किसी संख्या में भाग तभी जाता है जब उसका इकाई अंक 0 हो अथवा 5 हो। तो हमने इसमें देखा कि 93 एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यहां 7 में जोड़ने पर इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, यदि 7 अंकों की संख्या 965 x 475 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो भाई आप सभी को पता है कि कोई भी संख्या यदि 9 से विभाजित होती है तो 9 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो सभी अंकों का योग 9 + 6 + 5 + x, ठीक है भाई, +4 + 7 + 5, इसको कितने से डिवाइड होना पड़ेगा? 9 से। इन सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगा तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो भाई 9 से 9 में भाग जाता है। ठीक है भाई, और देखिए 4 और 5 9 में चला गया।
अब कितना बचा हमारे पास, 7 और 5 12 और 6 18, इन तीनों में भी चला गया। तो हम x का मान सबसे क्या रख दें, 0। क्या रख दें, 0। अगर हम यहाँ x का मान 0 रख देंगे तो सब में भाग चला जाएगा 9 का इसके अंकों के योग में, तो 0 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो x के क्या 0 रखने पे यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 1/4 क्या है, 1/4 का 18 डिवाइड बाई 6/5 प्लस स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ है 1/8 प्लस 7/4 और इंटू 1/15। तो भाई सबसे पहले आपने देखा होगा कि बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, का को। ठीक है भाई, का को सबसे पहले अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले हमें इस स्टेप को सॉल्व करना है, किसको, इतने को। तो सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 और का मतलब होता है गुणा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 निम 18, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है भाई, अब आगे क्या है, भाग का चिन्ह है। अब इसके बाद जब भाग का नंबर आएगा तो इसको गुणा में परिवर्तित कर लेंगे और संख्या को क्या कर देंगे, उल्टी कर देंगे, तो संख्या हो जाएगी 5/6 हो गया। ठीक है भाई, और इसे ब्रैकेट के अंदर अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 8, तो ये 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा और 1 1 1, और 4 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 2 7 14। ठीक है भाई, और ये बाहर जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/15 का। ठीक है भाई, इसे काटेंगे तो 3 से 3 बार कैंसिल होगा और ये 2 बार, तो यहाँ कितना बनेगा, ये 3 पंजे 15/4, ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा 15/8, और इसमें बाहर गुणा होगा 1/15। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, तो ये 4 का भाग इसमें 2 बार गया तो 15 दूनी 30, प्लस 8 का 1 बार जाएगा तो 15। ठीक है भाई, और इंटू इसमें गुणा करेंगे 1/15 का, तो इसे थोड़ा आगे लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 15 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45/8, और गुणा कितना हो जाएगा 1/15। इस 15 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, तो 3/8 इसका क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो 3/8 इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, का को। ठीक है भाई, किसको सॉल्व करते हैं, का को, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है भाई, तो समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेमी कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 सेमी बढ़ा दी जाए तो उतने ही क्षेत्रफल का एक वर्ग बन जाता है, तो मूल आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भाई मान लीजिए कि हमने उसकी लंबाई क्या है, आयत की लंबाई है L और चौड़ाई कितनी है, P सेंटीमीटर। तो यहां से जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा, L × B। अब क्या कहा गया है कि यदि इसकी लंबाई को 4 सेमी कम कर दिया जाए तो क्या होगा, L - 4 हो जाएगी, और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई B + 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब भी क्षेत्रफल क्या रहता है, उतना ही रहता है, लेकिन हो क्या जाता है कि उसकी जगह वह वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्षेत्रफल तो उतना ही रहता है, क्षेत्रफल क्या होगा, L × B। ठीक है भाई, L × B। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये L का गुणा B से होगा तो L × B, प्लस L का 2 से होगा तो 2L, माइनस 4L, 4 का B से 4B, और माइनस के 8 बराबर क्या हो जाएगा, L × B। तो L × B से L × B कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 2L - 4B बराबर 8 हो जाएगा, 8 को उधर ले जाएंगे, 2 कॉमन ले लीजिए तो L - 2B बराबर कितना, 8, 2 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 4 बार। तो यहां से हमें एक रिलेशन पता चल गया कि L - 2B बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या कहा गया है कि यदि हम ऐसा कर दें, लंबाई में से 4 कम कर दें और चौड़ाई में 2 बढ़ा दें तो क्या हो जाता है कि उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि L - 4 बराबर होगा B + 2 के। क्यों, क्योंकि लंबाई में से 4 कम किया और चौड़ाई में 2 जोड़ा गया तो ये क्या बन गया, एक वर्ग, और वर्ग की भुजाएं बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी, ये बराबर हो जाएंगी। उस कंडीशन से ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो जब इसे बराबर करोगे तो यहां से B को इधर लेके आइए तो ये क्या हो जाएगा, L - B बराबर, इस 4 को इधर ले जाएंगे तो L - B बराबर कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा। और यहां से L माइनस 2B बराबर कितना है, 4 है। ठीक है भाई, दोनों को अगर हम घटाते हैं तो माइनस प्लस और ये माइनस, L से L कैंसिल हो गया, तो यहां से B बराबर हो जाएगा 2। जब B बराबर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, B बराबर 2 हो जाएगा, तो आप इस इक्वेशन में रख लीजिए, तो B बराबर 2 हो जाएगा तो L बराबर कितना होगा, 8। ठीक है भाई, तो लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गई कि लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब पूछा क्या गया है कि उसका परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है, परिमाप सभी जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस B, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10, और 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 20। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस बात को। हमने क्या किया कि इसमें लंबाई को 4 सेंटीमीटर कम किया है और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल तो उतना ही रहता है पहले जितना, लेकिन वो क्या होता है कि आयत से वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई क्षेत्रफल उसका क्या रहेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो उससे हमने यहां से एक रिलेशन निकाल लिया, L माइनस 2B बराबर कितना निकाल लिया, 4। अब जब ये वर्ग बन गया तो इसका मतलब दोनों ही साइडें बराबर होंगी, जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई हो जाएगी। तो L माइनस 4 बराबर क्या होगा, B प्लस 2। तो यहां से एक रिलेशन निकलेगा, L माइनस B बराबर 6। जब इसको और इसको दोनों का कंपेयर किया तो B बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर, और L बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, दोनों भुजाओं के योग का 2 गुना। तो कितना निकलेगा, यहां से 20। तो यहां इसका परिमाप जो निकल के आया वह कितना निकल के आया, 20 सेमी। समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2640 वर्ग सेमी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ होता है वह कितना होता है बेलन का भाई, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, और वो हमें कितना दिया है, 2640। अब 2 इंटू पाई का मान लगा दीजिए, 22/7। ठीक है भाई, आर कितना दे रखा है, आर हमें दिया नहीं है, आर कितना हो जाएगा, आर का आर ही रहेगा, और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई की जगह 12 रख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2640। ठीक है भाई, तो काटते हैं 22 से, तो ये 22 से 22 से 22 बचेगा कितना, यहाँ से 4, तो 22 दूनी 44, 120 बार कट गया। ठीक है भाई, और ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, और 24 पंजे 120। तो यहां से जो आर निकलेगी 7 इधर गुणा में चला जाएगा, तो 5 सत्ते 35 सेंटीमीटर। तो यहां से जो बेलन की त्रिज्या निकली वह कितनी निकली, 35 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है, बेलन का आयतन घन सेमी में पता करना है। तो बेलन का आयतन जो होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है वह क्या होता है, πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है भाई, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 इंटू 35, और एच कितना दे रखा है, 12। तो 7 से कितने बार कट जाएगा, ये 5 बार। ठीक है भाई, तो 22 पंजे 110, तो 110 इंटू 12 इंटू 35। ठीक है भाई, तो जैसे गुणा करेंगे 35 इंटू 12 करेंगे तो 350, और 70 420, 420 हो जाएगा, 35 धाम के 350 और 70, तो 350 70 420 का गुणा किससे करना है, 110 से। तो 0 और 0, 11 दूनी 22 की 2 हो जाएगी, हासिल 2, 11 चौक 44 और 2 46, तो 46,200 सेमी क्यूब। तो 46,200 घन सेमी इसका क्या होगा, आयतन। तो 46,200 ऑप्शन पहला इसका करेक्ट है। तो कुछ नहीं करना था, सवाल में क्या किया, कहा था कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 2640, तो हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर क्या रख लिया, 2640। यहां से हमें क्या मिला, उसकी आर ने ली, त्रिज्या कितनी मिली, त्रिज्या मिली 35 सेंटीमीटर, और जब हमें त्रिज्या मिल गई 35 सेंटीमीटर तो आयतन का फॉर्मूला लगा के V बराबर πr²h। ठीक है, तो हमने यहां से आयतन को निकाल लिया 46,200, तो 46,200 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात। अगर वर्तमान आयु की बात करें तो वर्तमान आयु का अनुपात है 3:1। ठीक है भाई, ये माँ है और ये उसकी बेटी है। ठीक है भाई, आगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 वर्ष पहले अनुपात था 5:1। ठीक है भाई, ये 5 साल पहले की बात है, 5 वर्ष पहले। तो
तो 5 वर्ष पहले कितना था, 5:1 था माँ बेटी की आयु का अनुपात, और वर्तमान में 3:1 है। तो ये मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर सदैव कैसा होता है, समान होता है। जब भी हम एज का सवाल करें तो दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है आपको, आप कहोगे 2 का, और यहाँ अंतर कितने का है, 4 का। तो अंतर बराबर करने के लिए हम इसमें कितने का गुणा कर लेंगे, 2 का, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो अनुपात में करेंगे तो 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 2, ठीक है भाई। और ये क्या रहा, 5:1, इसमें तो किया नहीं। अब आप अंतर देखिए, यहां भी 4 का हो गया, 6 में से 2 घटाओगे और यहां भी 4 का। अब ये अनुपात हमारे किसी काम का नहीं रहा, ठीक है भाई। अब चलते हैं 5 साल पहले। तो अब ये पहले था वर्तमान और ये 5 साल पहले, तो यहां अंतर कितने का है, 1 रेशियो का। चाहे आप इधर से देख लें, यहां बेटी की में से देख लीजिए, तो बेटी का 2 से पहले कितना था, 5 साल पहले 1 था रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल। कितनी आ गई, 5 साल। तो 1 रेशियो की वैल्यू जब 5 साल आ गई तो यहां से मां की आयु क्या आएगी, 5 6 30 साल। क्या आएगी, मां की आयु आ जाएगी 5 6 30 साल। पूछा है 41 वर्ष बाद मां की आयु क्या होगी भाई, तो 30 साल की है, और 41 साल बाद ये मां कितने की हो जाएगी, 71 साल की। कितने साल की, 71 साल की। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। तो कभी भी दो व्यक्तियों की एज के बारे में बात हो तो हम क्या करेंगे कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3, 4 और 9 का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती सब जानते भाई क्या होता है, B/C/A, ठीक है भाई। मतलब अंतिम दो संख्याओं का गुणा कीजिए, पहली संख्या से क्या देना होता है, भाग, तो वहां से मैं निकलता है चतुर्थानुपाती, ठीक है। और 2 और 98 का मध्यानुपाती के बीच अनुपात पता करना है, और इसका कितना, मध्यानुपाती, और मध्यानुपाती इसका निकलेगा अलग अलग मान लेते हैं x और y से, ठीक है भाई। तो यहां BC/A लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 9/3, और यहां पे √xy, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 49 को लिखेंगे 2 × 49, सॉरी 98 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 49 में तोड़ के। ऐसा करने से क्या है, इसका आसानी से वर्गमूल निकल आएगा। तो ये इससे कितने बार कैंसिल हो गया, 3 बार, तो 3 चौके 12, और यहां पे जो आएगा वर्गमूल इसके जोड़े में से कितना निकल आएगा, 2, और यहां से कितना निकलेगा, 49 में से 7, तो 2 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार, तो 6:7, ठीक है भाई। तो 6:7 कहां है भाई, ऑप्शन 4। तो 6:7 इसका करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, आनंद और भारत की वार्षिक आय 3:5 के अनुपात में है। बात करते हैं आनंद की और भारत की। आनंद और भारत की बात की जाए तो आय का रेशियो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है, ठीक है। आगे क्या कहा गया, उनके वार्षिक व्यय का अनुपात, तो व्यय का अनुपात कितना है भाई, व्यय का अनुपात है 1:3, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 रुपए की क्या करता है, बचत करता है, तो फिर भरत की वार्षिक आय क्या है, प्रत्येक कितना रुपए कमाता है, सॉरी बचत करता है 10,000 रुपए। कितना बचत करता है, 10,000, तो ये भी 10,000 कमाता है और भरत भी कितना 10,000 रुपए बचत करता है, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम मेथड यूज करेंगे, तो 3 त्रिका 9 और 1 पंजे 5, तो 9 और 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 रेशियो, तो 4 रेशियो के बराबर। यहां भी डिफरेंस लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर दोनों संख्या सेम है तो यहीं आप डिफरेंस ले लीजिए। यहां डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 का 10,000 से गुणा करोगे तो 20,000, कितना आ जाएगा, 20,000, तो 4 के बराबर 20,000 है, तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5,000। तो एक रेशियो की वैल्यू 5,000 आएगी। पूछा क्या है, भरत कितना, 5 रेशियो की वैल्यू, तो 5 × 5,000 करेंगे यहां से, तो कितना आएगा भाई, 25,000 रुपए। तो भरत की जो मासिक आय है, सॉरी वार्षिक आय, वह कितनी होने वाली है, 25,000। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ठेकेदार ने 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लिया और 70 मजदूरों को इस कार्य में लगाता है। 25 दिनों बाद 1/4 काम पूरा हुआ, तो शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्तमान में क्या हुआ है, वर्तमान में काम कितना हो पाया है, तो कितने लोग लगे और उनने कितना काम किया। तो मजदूर कितने लगे, 70 मजदूरों ने कितने दिन में, 25 दिन में, और काम कितना कर पाए हैं, काम पूरा किया है उन्होंने 1/4,
कितना काम पूरा किया है? 1/4। 1/4 का मतलब 4 में से 1 काम हो गया। 1/4 का मतलब 4 में से 1 काम हो गया। 4 यूनिट काम में से 1 यूनिट काम हो चुका है। अब अगर काम की बात करें तो काम कितना शेष रह गया? काम रह गया 3 यूनिट शेष। कितना रह गया? 3 यूनिट शेष। अब हमारे पास पहले से 70 मजदूर लगे हुए हैं। हमने मान लिया टोटल x मजदूर, क्या किया कि यहां पे 70 और बाद बाकी के मिला के कितने x मजदूर काम पे लगा लिए। और ठेकेदारी में दिन अब कितने बाकी हैं, क्योंकि ठेका था पूरा 60 दिनों का, तो ये काम शेष जो बचा है वो 35 दिन में पूरा कराना है। देखो भाई 25 दिन पहले हो चुका है और 35 दिन शेष रह गए हैं। ठीक है, अब टोटल हमने x मजदूर लगा लिए, इसमें 70 भी वो शामिल है और जो एक्स्ट्रा लगाने पड़े वो भी निकल आएंगे। 70 से जितने एक्स्ट्रा निकलेंगे वो एक्स्ट्रा मजदूर होंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 35 से कितने बार कैंसिल होगा? 2 बार। तो 2 गुणा 25 और 3 इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 25 दूनी 50 थी या 150। एक्स का मान कितना निकला है? 150। इसका मतलब अगर इस जगह 150 मजदूर, टोटल कितने? 150 मजदूर अगर काम पे लगा लिए जाएं तो ये काम दिए गए समय पर खत्म हो जाएगा। तो हमारे यहां 70 मजदूर तो ऑलरेडी लगे थे, तो कितने मजदूरों की आवश्यकता है? 150 में से कम कर दीजिए, 80 मजदूरों से और लगाने पड़ेंगे। कार्य को अगर नियत समय पर पूरा करना है तो 80 मजदूरों की और आवश्यकता होगी। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है और यह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो भाई ये 710 मीटर लंबा क्या हो गया? प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है भाई, ट्रेन की लंबाई यहां से आगे से ट्रेन आ रही है, उसकी लंबाई है 330 मीटर। तो मैंने ये कई बार आपको ये बात बताई कि जब भी ट्रेन किसी सुरंग, प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी क्या इसके अलावा जिसकी लंबाई हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, सुरंग को पार करे उसकी लंबाई होती है, पुल वगैरह किसी को भी पार करे तो दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो टोटल इसको कितना चलना पड़ेगा? तो टोटल चलना पड़ेगा 1040 मीटर। कितना चलना पड़ेगा? 1040 मीटर। ये तो हो गई दूरी। और पूछा है समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल किसकी है? 72। अब जरा देखिए कि हमारी दूरी है वो किसमें? मीटर में है, और चाल किसमें दे रखी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 72 को तुरंत कितने से? 5/18 से गुणा करोगे तो 18 कहां पहुंच जाएगा? 18 आपका पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 18 कहां पहुंच जाएगा? यहां ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो 18 चौके 72, ठीक है भाई, और 5 चौके 20। तो 20 से 1040 को डिवाइड करना है कितने से? 20 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 104 का आधा हो जाएगा 52। तो इसको 52 सेकंड, कितना? 52 सेकंड का समय लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। ठीक है भाई, तो जब भी प्लेटफॉर्म, सुरंग और पुल वगैरह आदि पार करती है तो दोनों की लंबाइयां क्या होंगी? ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जुड़ जाएगी। ठीक है भाई, और जब किसी व्यक्ति, पेड़, खंबे आदि को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला। तो भाई बात करते हैं कि टोटल जो 100% मतदान होना था उसमें से 15% ने तो वोट ही नहीं डाला, तो मतदान कितना हुआ? 85%। ठीक है भाई, 100 मत अयोग्य घोषित कर दिए गए। इन मतों की बात अभी हम आगे करेंगे। 100 मत अयोग्य घोषित कर दिए गए, तो चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने कुल मतों का, तो कुल मत कहां से लेंगे? यहां से। तो कुल मतों का 45% किसने? विनर को मिले हैं। किसको मिले हैं? विनर को। ठीक है भाई, तो लूजर के लिए कितने रह गए? आप कहोगे 40% रह गए या नहीं रह गए? टोटल का मिला है इसे 45%, इसमें से नहीं मिला है। उसने कहा है कि कुल मतों का 45% विनर को मिला है, तो लूजर को कितना मिला है? 40%। ठीक है भाई, अब आगे क्या कहा गया है कि 400 मतों के अंतर से जीता है। कौन? जीतने वाला उम्मीदवार है वह 400 मतों से जीता है। ठीक है भाई, और यहां आप देखोगे तो कितने परसेंट से जीत रहा है? 5% से। ठीक है, तो 5% के बराबर, अब थोड़ा सा समझें इस बात को कि ये वैसे जीत रहा है 400 मतों से, और 100 मत क्या अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं।
अगर ये अयोग्य घोषित वाले मत हैं, अगर ये किसको दे दिए जाए, हारने वाले कैंडिडेट को दे दिए जाए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो जीत और हार के अंतर को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, जीत और हार के अंतर को कम कर देगा। अगर हम ये 100 वोट हारने वाले व्यक्ति को दे देते हैं तो जो बंदा 400 वोटों से जीत रहा है, जीतने वाला, वह कितने वोटों से जीतेगा, 300 से। तो हमने ऐसा ही किया, इन 100 वोटों को किसको दे दिया, हारने वाले व्यक्ति को। तो अब वह कितने से जीतेगा, ये जीतने वाला 300 वोटों से। कितने से, 300 वोटों से। तो 5% के बराबर 300 है, तो 100% पूछा है, कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो 100% बनाने के लिए 20 का इधर मल्टीप्लाई कर दें और 20 का इधर कर दें, तो ओवरऑल जो वोट बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 6000। तो 6000 टोटल वोट है। आसान सवाल है। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम क्या करेंगे, ये जो अयोग्य मत है उसे किसको दे देंगे, हारने वाले प्रत्याशी को। और जब हारने वाले प्रत्याशी को देंगे तो वो क्या करेगा, जीतने और हारने के अंतर को कम कर देगा। जहां ये व्यक्ति 400 वोटों से जीत रहा है, वो कितने से जीतेगा, 300 से जीतेगा। ठीक है भाई, जीतेगा तो यही। तो यहां से टोटल वोटें कितनी निकल के आई, 6000 वोटें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन समझिए। 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भाई 9 से विभाज्य होनी चाहिए और प्रथम 8 संख्या। तो पहली जो 9 से विभाज्य संख्या होती है वह क्या होती है, पहली जो सम भी होनी चाहिए। तो अगर हम 9 का टेबल, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 एकम 9 जो कि विषम होगी, 9 दूनी 18। तो पहली जो सम 9 से विभाजित संख्या वह क्या होगी, 18। फिर 9 तिया 27 नहीं होगी, क्या होगी, 36। मतलब 18-18 के गैप से ये जाएंगी, 18-18 के गैप से ये होती चली जाएंगी। तो पहली हो गई 18, दूसरी 36, फिर क्या होगी, 54 होगी, और ऐसे ही ये चलती चली जाएंगी। तो आपको ये पता है कि ये क्या बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है, समांतर श्रेणी। तो हमें इसका लास्ट टर्म अगर मैं निकालना चाहूं, यहां पे जो 8वीं संख्या होगी, 8वीं सम संख्या, वो क्या होगी। तो 8वीं संख्या निकालने के लिए जो tnवां टर्म होता है वह क्या होता है, अगर हमें t 8वां चाहिए तो a + 7d। ए कौन क्या होता है यहाँ पे, पहला टर्म। पहला टर्म क्या है, 18। 7 मतलब जो टर्म हमें चाहिए उससे एक कम लगाते हैं, a + 7d। अगर हमें 9वां टर्म चाहिए होता तो a + 8d होता, 10वां टर्म चाहिए होता तो a + 9d होता। तो यहाँ पे d क्या होता है, d होता है यहाँ दो पदों में अंतर कितने का है। ठीक है भाई, तो जो अंतर है वह कितने का है, 18 का। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल आप अगर जोड़ोगे तो 18-8 कर लीजिए, 144 कितना हो जाएगा, जो लास्ट टर्म बनेगा वह 144 बनेगा। ठीक है भाई, जो कि सम के साथ साथ क्या होगा, लास्ट टर्म भी होगा। अब पूछा गया इनका औसत। तो औसत जब भी कभी औसत अगर हमारे टर्म्स किसमें है, समांतर श्रेणी में, तो ये बात गांठ बांध लीजिए कि जब भी टर्म समांतर श्रेणी में होंगे तो औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, 18 × 144 बटे 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 4 12 2 152। कितना हो जाएगा, 152। और 152 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 6 12। कितना हो जाएगा, 76। चेक कर लें एक बार। 162 होगा भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 162 होना चाहिए, 162 होगा। इसमें जब ऐड करोगे तो 162, 18 निम्मा 162, तो 162 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 81। तो 81 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया कि हमने पहले इसका 8वां टर्म निकाला, और 8वां टर्म निकालने के बाद अगर हमारी सीरीज जो चल रही है वो समांतर श्रेणी में हो, तो समांतर श्रेणी का कभी भी एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दीजिए, क्या निकल आएगा, एवरेज। तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा, 81। ठीक है भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में, कोई भी धन P है और वो 2 वर्षों में, 2 साल में कितना हो जाता है, 10,890 रुपए। ठीक है भाई, आगे क्या कहा गया है, और 3 वर्ष में, अगले 1 साल में कितना हो जाता है, 11,979 रुपए। ठीक है भाई, तो भाई मैंने आपको ये बात कई बार बताई है कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं तो हर साल हमें एक नया धन मिलता है, हर साल हमारा जो क्या है मूलधन चेंज हो जाता है। अब 2 साल बाद
ये 2 साल बाद ये अमाउंट बनेगा, लेकिन इस साल के लिए क्या बन जाएगा, ये मूलधन। तो आप देखिए कि ये जो धन था 10,890 से कितना हो गया 11,979। तो एक साल में कितना ब्याज बढ़ा, तो एक साल में कितना ब्याज बढ़ेगा 9। ठीक है भाई, 17 में से 9 जाएगा 8। ठीक है, यहां कितना बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0 और 1,089 रुपए एक साल का ब्याज बढ़ा। और वह कितने पे बढ़ा, 10,890 पे। तो यहां से 10,890 का ये कितना परसेंट है, तो परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया और इससे ये एक बार। तो यहां से जो रेट निकल के आई, तो रेट निकल के आई 10%। कितनी निकल के आई, 10%। ठीक है भाई, अब 10% की भिन्न बनती है 1/10। तो यहां पे ये 2 साल की बात हुई है, तो 1/10 का मतलब होता है कि धनिया हमारा 10 से 11 हुआ होगा पहली साल, और 2 साल की बात है तो क्या कर देंगे, यहां स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब 100 से कितना हो गया होगा 121 2 साल में। और हमारा धन कितना हुआ है 10890। तो 121 के बराबर कितना है 10,890। तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू, कितने की चाहिए 100 की वैल्यू मूलधन निकालने के लिए। तो 10,890 है वो वैल्यू कितने की है 121 के बराबर है, और हमें चाहिए कितने की 100 की। ठीक है भाई, तो आप अगर इसका इकाई अंक से चेक करेंगे, तो अगर मैं इसका 9 का गुणा करता हूं, इसमें कितने का गुणा करता हूं 9 का, तो भाई 9 एकन 9, 9 दूनी 18, यहां से ले कितने बार कैंसिल हो जाएगा 9 बार। ठीक है भाई, तो 90 बार हो जाएगा। तो ये यहां से जो मूलधन निकलेगा वह कितना निकलेगा प्रिंसिपल 9,000 रुपए। कितना निकलेगा 9,000 रुपए। तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इस बात को समझ पाएंगे, कोई धन 2 वर्ष में 10,890 हो रहा था और 3 साल में 11,979। तो हमने देखा एक साल में कितना ब्याज बढ़ा 1,089 रुपए, और 1,089 रुपए कितने पे बढ़ा 10,890 पे। तो यहां से हमने रेट पता कर ली कि रेट कितनी हुई इसकी 10%। जब रेट इसकी 10% है तो यहां ये 2 साल में 10 से 11 होगा। एक साल में रेट अगर 10% है तो उसकी भिन्न क्या बनती है 1/10। तो 10 से 11 होगा एक साल में, लेकिन यहाँ 2 साल की बात है तो दोनों का हमने क्या कर दिया स्क्वायर। अगर 3 साल की बात होती तो हम क्या कर देते क्यूब कर देते। तो यहाँ पे वर्ग किया तो 100 से कितना हो गया 121। जब 121 के बराबर 10,890 है तो यहां से 100 के बराबर हम निकाल लेंगे। तो 10,890 121 के बराबर, तो 100 का निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिया। तो यहां से मूलधन जो निकल के आया वह कितना निकल के आया 9,000 रुपए। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 148 सम संख्याओं का औसत और प्रथम 129 विषम संख्याओं के औसत के बीच का अंतर कितना होगा। तो वही अभी वाला हम कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे, क्योंकि संख्याएं सम है और सम संख्याएं समान गैप से होती हैं। ये किस सीरीज में चलेगी, हमारी समांतर श्रेणी में। तो इसका पहला टर्म, सम संख्याओं का पहला टर्म क्या होता है 2। ठीक है, क्योंकि प्रथम सम संख्या पूछा है 148 सम संख्याएं, कितनी 148, तो 2 4 6 ये होंगी। तो यहां पे 148वीं सम संख्या क्या होगी भाई, इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8 और 1 9 और 2 एकम 2। तो यहां इसका लास्ट टर्म क्या होगा 296, क्योंकि 2 के गैप से हैं तो 148 संख्याएं हैं, तो लास्ट टर्म जो होगा 148वीं संख्या होगी वो क्या होगी 296 होगी। ठीक है भाई, ये तो इधर की बात हो गई, 148 सम संख्या हो गई। अब इनका औसत निकालना है, तो मैंने कैसे बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, अभी बताया था आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। तो यहां से एवरेज निकलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 298 और बटे 2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 निम्मा 18। तो यहां से जो एवरेज निकल के आया पहली 148 सम संख्याओं का एवरेज जो निकल के आया वह कितना निकल के आया 149 निकल के आया। अब बात करते हैं 129 विषम संख्याओं की। किसकी बात करेंगे 129 विषम संख्याओं की। तो विषम संख्या कितने से स्टार्ट होती है 1 से, 1 3 5 7। अब 129वीं संख्या क्या होगी यहां पे, तो 129वीं संख्या क्या होगी, तो अभी मैंने पढ़ाया था कि हमें T129 129वां टर्म निकालना है, तो वो क्या होता है A प्लस 128 T, ये होगा, उससे एक कम लगाते हैं। तो भाई A क्या है, पहला टर्म हमारा 1 है और 128 और D यहां क्या है, अंतर होता है, टर्मों में अंतर कितने का है 2 का है। तो 2 का गुणा करोगे तो 128 दूनी 256, तो 256 और 1 कितना हो जाएगा 257, कितना हो जाएगा 257।
तो यहां से लास्ट टर्म निकलेगा वह कितना निकलेगा 257। तो यहां से जो एवरेज निकलेगा, यहां से एवरेज निकलेगा तो एक को इसमें ऐड करोगे तो 258/2। यही वाला कंसेप्ट फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, क्योंकि सीरीज हमारी कैसी चल रही, समांतर श्रेणी चल रही है, हर टर्म में 2 का गैप है, तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 निम्मा 18। तो यहां से जो एवरेज आया वह 129 आया, और यहां जो एवरेज था वह कितना था 149 था। पूछा है दोनों का अंतर, क्या पूछा है दोनों का अंतर, तो डिफरेंस हो जाएगा 149 माइनस 129 कितना आएगा 20। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी हमारे टर्म्स अगर समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो हमेशा एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। पहले और अंतिम को जोड़िए और इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 32% की छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट की अनुमति है। यदि रमेश ने 2550 रुपए नगद देकर वस्तु खरीदी हो तो वस्तु का एमआरपी ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो ये कि वह पहले तो छूट दे रहा है 32%, तो 32% की वही जो फ्रैक्शन बनेगी वह कितनी बनेगी, 4 से काटोगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 से कट गया 25 बार, मतलब 8/25 इसकी फ्रैक्शन बनेगी। तो 25 रुपए वाला माल, 25 रुपए वाला माल कितने मिलेगा भाई, 27 रुपए में। ठीक है भाई, ये एक छूट मिल गई। दूसरी उसने क्या कहा है कि नगद भुगतान में 25% और मिलेगी। 25% का मतलब 1/4 होता है यहां से, तो 4 वाला आइटम कितने में मिलेगा भाई, 3 में मिलेगा। तो ओवरऑल 100 रुपए, 25 चौके 100 रुपए वाली वस्तु कितने मिलेगी, 27 तिया 81। ठीक है भाई, 100 वाला आइटम कितने मिलेगा, 81 में। यहां उसने कितने रुपए दिए हैं, 2550, तो 81 रेशियो की वैल्यू कितनी है 2550। ठीक है भाई, तो 81 से ये 5 बार कैंसिल होगा, कितने बार होगा, 5 बार। ठीक है, यहां से 5 एकन 5 ना 2550, 81 से काटना है, तो यहां से 81 के बराबर 2550 रुपए का नगद वस्तु देकर खरीदी, तो ये हो जाएगा 5 से, अगर इसे हम काट रहे हैं तो 5 एकन 5, 5 अट्ठे 405 होना चाहिए। एक सेकंड, 81 के बराबर हमें कितना दिया है, 81 रेशियो के बराबर 2550 दे रखा है। ठीक है भाई, 2550 81 के बराबर, अगर इसे 9 5 और 2 7 और 12 3 से काटते हैं अगर हम इसे, तो 5 से तो ये नहीं कटेगा, 81 पंजे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी 2550/81। कुछ मिसिंग है इसमें, क्या चक्कर है भाई, कट नहीं रहा। एमआरपी पूछा गया है, इतने रुपए नगद देकर खरीदी, एक 32% है और एक 25% है। 25% मतलब 1/4 हो गया, 32% सही कटा है, 4 अट्ठे 32 और 4 से 25 बार। 25 वाला आइटम कितने में मिला है, 27 और 8, सॉरी 17 रुपए होगा बेटा, सॉरी एक सेकंड, ये 27 गलत लिख गया है, यहां से ये 17 होना चाहिए। एक सेकंड, सॉरी भाई, यहाँ पे बाई मिस्टेक, 25 वाले पे अगर 8 रुपए की छूट मिलेगी तो ये कितने में बिकेगा, 17 में, 27 लिख गया था बाई मिस्टेक। और ये 4 रुपए वाला आइटम कितने में, 3 में, 25% की, तो 17 थी 51। ठीक है भाई, तो 51 रेशियो के बराबर कितना होगा यहाँ पे, 51 रेशियो के बराबर कितने में, 2550 में। ठीक है भाई, तो अभी 51 से 5 50 बार कैंसिल हो गया, तो एक रेशियो की वैल्यू 50, तो एमआरपी पूछा है, तो 50 गुना इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000 रुपए। तो 5000 इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे 17 लिखना था, 27 हो गया था। ठीक है भाई, सॉरी फॉर दैट। तो भाई 5000 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे, पहली छूट 32% की है, 32% की फ्रैक्शन हो जाएगी 8/25, 25 वाला आइटम कितने में, 17 रुपए में। और यहां पे दूसरी जो छूट है वह कितने की दे रखी है, 25%। 25% मतलब 1/4, 4 वाला आइटम कितने में मिलेगा, 3 में। तो यहां से 100 रुपए वाली वस्तु कितने की रह जाएगी, 51 की। तो 51 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2550 में उसने खरीदी है, तो 51 के बराबर 2550, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा यहां से। तो भाई 100 के बराबर 5000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए,
रमेश का दावा है कि वह 36 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज बेच रहा है जिसकी कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। तो रमेश का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो वह दावा कर रहा है कि 36 रुपए वाला आइटम जिसकी कीमत क्या है, सॉरी 36 रुपए में बेच रहा है जिसकी कीमत कितनी है 40 रुपए वाला आइटम कितने रुपए में बेच रहा है 36 रुपए में। एक बात तो ये कर रहा है, लेकिन वह कर क्या रहा है, वह माल देता है 800 ग्राम। मतलब अगर हम ये मान के चलें कि उसे 1 ग्राम 1 रुपए का पड़ रहा है तो उसके यहां से माल कितने का जा रहा है 800 ग्राम। मतलब 800 ग्राम माल जा रहा है तो यहां रुपए कितने के लेता है 1000 ग्राम के। मतलब 800 ग्राम माल देता है और पैसा कितने का ले रहा है 1000 ग्राम का ले रहा है। ठीक है भाई, तो इसे क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो ये कितने बार 5 बार कैंसिल हो गया और ये कितने बार 4 बार 200 से। ठीक है, 5 से ये इधर कितने बार 8 बार और 4 से इधर ये 9 बार। तो ओवरऑल 8 वाला आइटम उसका 9 में बिक रहा है। कितने में बिक रहा है 8 वाला आइटम 9 में। तो भाई 1 का लाभ हो रहा है, तो 1 गुणा 100/8 तो 12.5%। तो वह फिर भी क्या कर रहा है 12.5% का लाभ कमा रहा है। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे इस बात को कि 40 वाला आइटम भले ही 36 में बेच रहा है, लेकिन यहां उसका 800 ग्राम वाला माल कितने में जा रहा है 1000 ग्राम में जा रहा है। ठीक है भाई, तो समझ पाए होंगे 12.5% इसका लाभ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिल ने 5000 रुपए की राशि को 10 वर्षों की साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार लिया है कि पहले 2 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष। तो भाई जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बनता है वह रेट और टाइम के गुणनफल से बनता है। तो यहां उसने 2 वर्ष के लिए और 6% की दर से लेगा, तो यहां पे जो ब्याज बढ़ेगा वह 12% बढ़ेगा। आगे क्या कहा है कि अगले 2 वर्ष के लिए 8% की दर से। तो अगले 2 वर्ष के लिए यदि 8% की रेट रहेगी तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16% बढ़ेगा। और क्या कह रहा है 4 वर्षों के बाद 10% प्रतिवर्ष रहेगी। तो भाई टाइम अब कितना बाकी है, टाइम बाकी है 6 वर्ष, क्योंकि 4 साल हो चुकी हैं, 6 वर्ष बाकी हैं अभी 10 साल होने में। और अब इससे ऊपर जो रेट लगेगी वह कितने की लगेगी 10% की। तो यहां से जो ब्याज बनेगी वह कितनी बनेगी 60%। तो ओवरऑल इसे जोड़ते हैं तो 28 और 60 कितना हो जाएगा 88%। तो 88% के लिए उसने ब्याज उसकी निकालनी है 88%। 88% ब्याज बनेगी और वह कितने की 5000 रुपए का। तो 5000 रुपए का 88%, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए 0, 5 अट्ठे 40 जीरो हासिल 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44। तो जो ब्याज के रूप में जो धन बनेगा वह कितना बनेगा 4400। तो हमने क्या किया, पहले 2 साल के लिए 6% की रेट थी तो 12% बढ़ा धन, अगले 2 साल के लिए 8% थी तो 16% धन बढ़ा, और उसके बाद के टाइम के लिए रेट थी 10%। तो उसके बाद कितने साल बचे हैं 6 साल, क्योंकि 10 वर्षों के अंत में उसने ब्याज दिया है। तो 60% हो गया। ओवरऑल इसको जोड़ा 88% और धन कितना था हमारा 5000। तो 5000 का 88% कितना हो जाएगा 4400। तो ब्याज बनेगी उसकी 4400 रुपए। समझ पाए होंगे इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, राम और श्याम एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। अगर बात करें राम की और श्याम की, ये काम करते हैं 12 और 18 दिन में। तो भाई अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो इनका एलसीएम कितना आएगा 36। ये 12 या 36 3 यूनिट काम करेगा पर डे, और ये कितना करेगा 2 यूनिट काम करेगा। आगे क्या कहा गया, उन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया। जब ये दोनों बंदे अगर 4 दिन काम करेंगे तो एक दिन में ये कितनी यूनिट काम करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे। तो 4 दिन में ये कितना काम करेंगे 5 चौके 20 यूनिट। ठीक है भाई, जब इनने 20 यूनिट काम कर लिया तो काम कितना बनेगा 16 यूनिट बचेगा। कितना बचेगा 16 यूनिट काम बचेगा। आगे क्या कहा गया है कि उसके बाद श्याम को रवि से बदल दिया गया। इसका मतलब श्याम को यहां से उठा दिया गया। ठीक है, काम कितना रह गया 16। अब श्याम को उठा के किसको ले आए रवि। अब राम और रवि ने काम किया, राम और रवि ये 2 लोगों ने काम किया। राम और रवि ने शेष काम को अगले 4 दिन में पूरा कर दिया। कितने दिन में 4 दिन में। अब एक बात बताओ मुझे कि राम और रवि ने 16 ईंटें लगाने को रह गई, 16 यूनिट काम रह गया, और इनने अगर 4 दिन में काम कर दिया तो इसका मतलब 4 चौक 16। इसका मतलब इनकी जो इफिशियंसी निकल के आई दोनों की 4 यूनिट पर डे इन्होंने काम किया है। अब हमें राम की पता ही है, राम भाई कितना यूनिट काम करता है 3, तो रवि कितने यूनिट काम करता होगा इसमें 1। ठीक है भाई,
क्योंकि दोनों ने 4 यूनिट पर डे काम किया है, तभी तो 16 यूनिट काम 4 दिन में किया होगा। अब जब पर डे 4 यूनिट काम कर रहे हैं तो हमें राम की तो पता है कि राम कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। तो रवि ने फिर कितने यूनिट काम किया होगा एक दिन में? 1 यूनिट। रवि ने एक दिन में 1 यूनिट काम किया होगा। अब कहा क्या गया है, तो रवि अकेले उसी काम का 50%। अब काम कितना था? 36 यूनिट। तो 36 यूनिट का 50% कितना हो जाएगा भाई? आधा। कितना हो जाएगा? आधा। तो 18 यूनिट काम करना है और 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? और रवि कितने यूनिट काम करता है? 1 यूनिट। तो उसे कितने दिन लगेंगे? 18 डेज लगने वाले हैं। बात समझ पाए होंगे इस बात को? ठीक है भाई। राम और रवि दोनों ने मिलकर अगर 16 यूनिट जो काम बचा था उसे अगर उसने 4 दिन में किया, इसका मतलब एक दिन में दोनों की क्षमता टोटल कितनी है? 4 यूनिट। 4 यूनिट काम करने की क्षमता है, जिसमें राम की हमें ऑलरेडी पता थी कितनी यूनिट? 3 यूनिट राम करता है। तो रवि कितनी लगाता होगा? 1 यूनिट पर डे काम करता होगा। और जब 1 यूनिट पर डे काम करेगा तो इस काम का आधा 50% कितना हो जाएगा? 18 यूनिट। और 18 यूनिट करने में 18 दिन का समय लेगा। समझ पाए होंगे इस बात को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। ऊंचाई 8 सेमी और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को पिघलाया जाता है और बेलन की समान त्रिज्या, मतलब जिस बेलन की त्रिज्या है वही त्रिज्या का और ऊंचाई भी वही ऊंचाई है के 3 शंकु में परिवर्तित किया गया है। मतलब जो शंकु की जो त्रिज्या है वह क्या है? जो इसकी त्रिज्या है बेलन की 6 और जो ऊंचाई है वह भी बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो 3 शंकुओं में इनको बांट दिया गया है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकुओं का होना चाहिए, शंकुओं का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो भाई इसके लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें स्लैंट हाइट चाहिए। तो ये जो L होती है वह क्या होती है? R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 64 36 100। तो यहां से जो L निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 10। तो हमें पता है कि वक्र पृष्ठ जो होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, वह क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई को पाई में लगा रहने दें क्योंकि आंसर पाई में दे रखा है। आर कितना है? यहां से आर है 6 और एल कितना है? 10। तो कितना आएगा? एक शंकु का आएगा 60 पाई, क्योंकि शंकु कितने हैं? 3 शंकु। तो 3 शंकुओं का कितना हो जाएगा? 3 शंकुओं का वक्र पृष्ठ, 3 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 3 गुणा 60 पाई, तो बराबर कितना हो जाएगा? 180 पाई। तो 180 पाई वर्ग सेमी इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस बात को? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 धनात्मक संख्याओं में 1280 का अंतर है। तो एक बड़ी है और एक छोटी है। मान लिए बड़ी क्या है? हमारी x है। x क्या है? बड़ी। और छोटी क्या है? y। y कैसी संख्या है? छोटी। तो छोटी, बड़ी और छोटी का अंतर कितना है? 1280 दे रखा है। ठीक है। आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, भाई x को कितने से विभाजित कर रहे हैं? 22 से। छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है? 7 और शेषफल कितना प्राप्त होता है? 50। ठीक है भाई। तो मैंने ऐसा सवाल कई बार बताए हैं। तो यहां से अगर मुझे ये x की वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालना हो? भाज्य। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें क्या कर देते हैं? इसको ऐड कर देते हैं। तो यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी वह क्या निकलने वाली है? 7y प्लस 50। यहां पे जो बड़ी संख्या निकलेगी वो क्या निकलेगी? 7y प्लस 50। तो अगर हम इस x का मान इसमें रख दें, किस में रख दें? इसमें, पहली वाली कंडीशन में, तो यहां पे रखते हैं x का मान कितना? 7y प्लस 50 और माइनस के y बराबर 1280। ठीक है भाई। तो y इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 6y और 50 इधर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1230 बचेगा। तो 6 से अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, ठीक है, 0 6 पंजे 30, क्या हो जाएगा? 205। तो पूछा क्या गया है? बड़ी संख्या पूछी गई है। अब बड़ी संख्या पूछी गई है तो इस मान को कहां रख दें? चाहे इसमें रख दीजिए, तो x थी बड़ी संख्या तो इसी में रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 205 प्लस के 50। तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 1435, 1435 और 50 1485। ठीक है भाई। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 1485। ठीक है भाई। तो 1485 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। तो आज का आपका ये सेशन है 20 क्वेश्चनों का, वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।